नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लद्दाख में एलएसी पर डिसएंगेजमेंट यानी दोनों सेनाओं के विवादित एरिया से पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर इस दौरान उन्होंने बड़े आरोप लगाए। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर अपमानजनक भाषा बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी ने भारत की जमीन चीन को दे दी है। बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने क्या क्या कहा, यह हम सब आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस का सबसे बड़ा आरोप यह है कि भारत की जमीन प्रधानमंत्री मोदी ने और भारत की जमीन भारत की सरकार ने चीन को दे दी। दरअसल ये जो पूरा मसला है ये फिंगर 4 और फिंगर 8 को लेकर है। राहुल गांधी का यह आरोप है कि फिंगर 4 तक की जो जमीन है वो भारत की जमीन थी, भारत की सेनाओं की तैनाती फिंगर 4 तक थी। लेकिन कल जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि डिसएंगेजमेंट के तहत जो समझौता हुआ है, इस समझौते के तहत ये बात सामने आई है कि फिंगर 8 के उस पार चीन रहेगा और फिंगर 3 पर भारत की सेनाएं तैनात रहेंगी। रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद ही राहुल गांधी ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर हमला बोला और कहा कि फिंगर 4 का एरिया हमारा था, फिंगर 4 तक का एरिया, लेकिन अब भारत ने पैर खींच लिए हैं। राहुल गांधी का और कांग्रेस का यह आरोप है कि फिंगर 3 से 4 के बीच की जो जमीन थी वो भारत की ओर से दे दी गई है चीन को। सीधे तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री ने चीन के आगे घुटने टेक दिए हैं। इस बात को लेकर यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जब विवाद सामने आया तो उसके बाद बीजेपी की ओर से सफाई भी पेश की गई और तीखे हमले वापस किए गए कांग्रेस के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर। तो आज की डिबेट का हमारा सवाल यही है, हम इसी पर हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार सच क्या है। इस पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, इसकी रिपोर्ट भी एक मैं आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले अपने मेहमान जो जुड़े हैं उनसे इंट्रोडक्शन में आपको करा दूं। माफ कीजिएगा। नेहा जोशी इस वक्त मेरे साथ हैं, सुरेंद्र राजपूत जी इस वक्त मेरे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेहा जी बीजेपी की प्रवक्ता हैं, दोनों साथ में जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले सुरेंद्र जी के पास चल रहा हूं। सुरेंद्र जी, आपको क्यों ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने चीन के आगे घुटने टेक दिए? देखिए रोहित भाई, अगर इस बहस को हम लोग सार्थक बनाना चाहते हैं तो ये पक्ष और विपक्ष से परे की बात है। ये देश की सुरक्षा की बात है और देश की एकता अखंडता की बात है, संप्रभुता की बात है। ये कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है। आप इस चीज को देखिए कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति आनी चाहिए। अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति क्या थी कि हम फिंगर 4 से फिंगर 8 तक अपनी पेट्रोलिंग करते थे और हमारा परमानेंट बेस जो था धन सिंह थापा पोस्ट थी। आज हमारी पोजीशन क्या हो गई कि धन सिंह थापा पोस्ट से सिर्फ फिंगर 4 तक हम अपनी पेट्रोलिंग कर सकते हैं, 4 से 8 तक हम अपनी पेट्रोलिंग अब नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ चाइना जो है वो अपने क्या नाम फिंगर 8 के आगे बैठा हुआ है पूर्वी एरिया में, जिसको फिंगर 11-12 के आसपास क्या कहा जाता है क्या नहीं कहा जाता, वो अपनी जगह पर है। लेकिन हमने ऐसा क्यों मान लिया कि आज जो क्षेत्र है फिंगर 8 तक का उसको हमने क्यों छोड़ दिया? फिंगर 3 पे हम क्यों रहेंगे? फिंगर 3 और फिंगर 4 के ही बीच में क्यों पेट्रोलिंग करेंगे? फिंगर 3 से लेकर फिंगर 8 तक का एरिया हमारा है, हम क्लेम करते हैं और ये शुरू से क्लेम करते आए हैं। उससे पहले का जो एरिया 62 के वार में हम हार गए थे, निश्चित तौर पर उस एरिया को भी हम क्लेम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र हैं, राहुल गांधी जी कुछ भी बोल दें, उसके बाद राहुल गांधी जी के ऊपर क्या नाम एक बर्र के छत्ते की तरीके से टूट पड़ते हैं, असलियत के सवाल हटा देते हैं। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि देश की सेना ने अपने शौर्य से, अपने बलिदान से काला टॉप पहले आपने हिस्से में लिया। जब काला टॉप अपने हिस्से में लिया है मानसरोवर कैलाश रेंज का, तब जाकर के ये चाइनीज आए हैं हमारे पास बात करने के लिए। हमारे जो सेना के बहादुर जवान हैं, कोरोना से भी लड़े, चीन से भी लड़े, काला टॉप पर भी उन्होंने कब्जा किया। आज आखिर सरकार को ऐसी क्या जल्दी पड़ गई कि काला टॉप हम छोड़ रहे हैं इस डिसएंगेजमेंट के लिए और अपने धरती पर हम 15 किलोमीटर के आसपास पीछे आ रहे हैं? तो इन बातों का जवाब सरकार दे। लेकिन
उनके मंत्री मुख्तार अब्बास हो, चाहे कोई इतनी बदतमीजी की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कोई मंद बुद्धि कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अगर हम पलट के जवाब दे देंगे ये ठीक तो है, इनकी ये छींकें ठीक आ है, जाएंगी ये आपने कि हमने कांग्रेस ने अपनी इनको बात रखी है, अभद्र ठीक भाषा है, का प्रयोग लेकिन कर जहां सकते तक लहजे की बात है, लहजा राहुल गांधी का ठीक नहीं था। प्रधानमंत्री के लिए कायर शब्द का इस्तेमाल करना और ये कहना कि शहादत पर थूक दिया, ये शब्द भी कोई अच्छे शब्द नहीं बोले थे राहुल गांधी ने, लेकिन मैं उस पर नहीं आना चाहता। मैं फिलहाल जो मुद्दा उस पर बने रहना चाहता हूं। और नेहा जोशी जी बीजेपी की प्रवक्ता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आपकी जो आपत्तियां हैं उन आपत्तियों को लेकर मैं नेहा जी के पास चल रहा हूं। नेहा जी इस पर कुछ कहना चाह रही हैं। नेहा जी आप बताइए, और साथ ही मुझे यह बताइए कि अप्रैल 2020 से पहले की पोजीशन क्या थी भारत की, फिंगर 3 और फिंगर 4? क्योंकि कांग्रेस का यह आरोप है कि फिंगर 3 पे आप आ गए हैं, फिंगर 3 पे हमारी सेना आ गई है, यह सेना के शौर्य से समझौता है, यह चीन के आगे घुटने टेक दिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि कुछ सालों पहले तक ऐसा होता था कि राहुल गांधी जी जब भी वो कुछ बात बोलते थे, चाहे वो सदन में बोलें, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर बोलें, तो देश हंसता था। एक एंटरटेनमेंट वैल्यू उसकी होती थी। आज ये मौका आ चुका है कि राहुल गांधी जी जब भी कोई बात करते हैं तो डर लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता, देश की जो एक मान सम्मान है, हमेशा उससे खिलवाड़ करने की मांग करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की, आज जिस तरीके की भाषा उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए प्रयोग करी कि कायर हैं, कायरता से उन्होंने चाइना को जमीन दे दी है। आप बताइए कि क्या ये शोभा देता है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करना? अच्छा, आप बात करते हैं कि ये जो कायर शब्द का प्रयोग करे, कल एक मंच पर मैं सुन रही थी कि 25वें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे हमारे जनरल विक्रम सिंह, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि चाइना के प्रति हमेशा से जब भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, हमारा जो रवैया रहा है भारत का, वो बहुत ही टिमिड रहा है। टिमिड शब्द का प्रयोग उन्होंने कहा है। हम लोग हमेशा थोड़ा डर के रहते थे, बैकफुट के रहते थे। और उन्होंने 25वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं कि हमारा मोदी सरकार आने के बाद से ये रवैया बदला है, हम अग्रेसिव रहे हैं, हम फ्रंट फुट पे खेले हैं, हमने कहीं पर भी वीकनेस नहीं दिखाई है। तो आज राहुल गांधी जी ने जिस तरीके के पहले तो शब्दों का प्रयोग किया है, और अब मैं आती हूँ जो तथ्य उन्होंने रखे हैं, मतलब जो फैक्ट्स को बिल्कुल तोड़ मरोड़ को रखने की कोशिश की है। फिंगर 4 तक नहीं, भारत कहता है फिंगर 8 तक हमारी टेरिटरी है। मैं करेक्ट कर रही हूं उनको यहाँ, फिंगर 4 का ये नारा दे रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर। 42,000 किलोमीटर, 43,000 किलोमीटर जो हमारी टेरिटरी थी, जो 62 में चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर ली थी, हम कहते हैं फिंगर 8 तक हमारी टेरिटरी है, और फिंगर 4 तक एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के जरिए फिंगर 8 के ईस्ट में नहीं, वो आपकी बात ठीक है नेहा जी, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा सुनिए मेरा सवाल ये है, नेहा जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन फैलाना, ये झूठ बोलना, और प्रधानमंत्री नहीं, मुझे ये बताइए कि अप्रैल 2020 से पहले की पोजीशन पर जो सहमति बनी है डिसएंगेजमेंट को लेकर, कि अप्रैल 2020 से पहले की जो सहमति अब बनी है कि चीन तो रहेगा फिंगर 8 के नॉर्थ में, सॉरी फिंगर 8 के पार रहेगा जो चीन है, हम रहेंगे फिंगर 3 पे, लेकिन कांग्रेस का यह आरोप है कि हमारी पोजीशन फिंगर 4 थी। फिंगर 4 थी या फिंगर 3 थी, इसको क्लियर कर दीजिए। जी बिल्कुल, मैं इसको क्लियर करूंगी कि हमारा हमेशा से क्लेम रहा है कि फिंगर 8 तक जो है वो इंडियन टेरिटरी है। हालांकि जो पहले से जो एक अग्रीमेंट के तहत ये माना जाता था कि फिंगर 4 तक हम पेट्रोल करेंगे, एंड ईस्ट जो धन सिंह थापा पोस्ट जिसे हम कहते हैं, और फिंगर 8 के ईस्ट तक चाइनीज पेट्रोल करेंगे। ये एक स्टेटस को था जिसको डिसएंगेजमेंट के जरिए वापस से बहाल किया गया है। तो जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके का झूठ, जिस तरीके का भ्रम राहुल गांधी जी ने फैलाने की कोशिश की है, उसके पीछे क्या मकसद है, क्या डिजाइन है, और किसकी शय पर वो कर रहे हैं, ये सारे सवाल आप देश को पूछने की जरूरत है। ठीक है, मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल जीसी द्विवेदी जी भी जुड़े हैं, मैं उनके पास चल रहा हूं और मैं उन्हीं से जानता हूं कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी साहब भी जुड़ गए हैं, फॉर्मर चीफ स्पोक्स पर्सन इंडियन एयरफोर्स, वो भी साथ में जुड़ गए, मैं उनके पास भी चलूंगा। लेकिन मैं अभी जनरल द्विवेदी के पास चल रहा हूं। जनरल द्विवेदी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो अभी डिसएंगेजमेंट का समझौता हुआ है और इसमें यह कहा जा रहा है कि अप्रैल 2020 वाली स्थिति को बरकरार रखा जाएगा, अप्रैल 2020 से पहले क्या सिचुएशन थी फिंगर 3 और फिंगर 4? क्योंकि अब इसी 3 और 4 को लेकर विवाद हो रहा है, और इतना विवाद हो रहा है कि प्रधानमंत्री को कायर तक कह दिया गया।
नहीं, मुझे जनरल द्विवेदी की आवाज नहीं आ रही है। मैं चाहूंगा कि जरा ऑडियो को करेक्ट किया जाए, फिर मैं जनरल द्विवेदी के पास चलूंगा। मैं भी विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब के पास चल रहा हूं। बख्शी साहब, आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल पाएंगे? जो ये विवाद है और इस विवाद को लेकर न जाने क्या क्या कह दिया गया, इसकी एग्जैक्टली सच्चाई क्या है? क्या वो पोजीशन थी अप्रैल 2020 से पहले की, वो आप बता पाएंगे? देखिए, ऐसा है, मैं को इतना पता, हमारी पोजीशन 3 तक होती थी और हम लोग पेट्रोलिंग करते थे और वो भी पेट्रोलिंग करते थे। तो हम लोग बिल्कुल आगे 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, वो भी आके हमारे 3 तक या 4 तक पेट्रोलिंग करते थे। अभी पोजीशन जो है, जो रक्षा मंत्री ने कही है, मैंने सुनी है कि हम लोग फिंगर 4 के वेस्ट में रहेंगे और वो फिंगर फिंगर 4 के वेस्ट में हम रहेंगे, वो फिंगर ईस्ट में रहेंगे। ना हम फिंगर 4 पे जाएंगे, ना वो फिंगर 8 पे आएंगे। ये अभी बंटवारा हुआ है। तो कांग्रेस का क्या ये कहना ठीक है कि प्रधानमंत्री ने चीन के आगे घुटने टेक दिए? हमारी जमीन हमने चीन को गिफ्ट कर दी। अच्छा, सुनिए, मैं तो फिर पूछता हूं, मेरे को कांग्रेस और बीजेपी नहीं पता, पर ये बताइए कि 48,000 स्क्वायर किलोमीटर किसने दी दक्षिणा में? हमारे सियाचिन, हमारा जो पाकिस्तान ने जो जन्मभूमि दी है, वो किसने दी है? हमारी फोर्स को किसने कहा था कि नाथुला खाली कर दो? हमारी फोर्स को किसने कहा था मारे डर के कि सियाचिन खाली कर दो? पांव कांप रहे थे। किसने बोला था? रजीम ने नहीं बोला था। अब आप बताइए किसने बोला था? पूछते क्यों नहीं आप एंकर हैं, पूछिए ये सवाल। बिल्कुल, आपकी आपत्ति आई है, मैं इस पर सवाल जरूर आपके सवाल का जवाब लूंगा। सुरेंद्र राजपूत भी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? एक और सुनिए, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। जनरल रॉड्रिक्स को कहा था माफी मांगो, उसने कहा था चाइनीज को बैंडिकूट बोला था, उसको माफी मंगवाने की बात हो रही थी। किसने बोला था? ये पता लगाइए। ये मारे डर के चाइनीज के क्या कहते हैं आड़े में घुसते हैं और ये बात करते हैं, फौज का मनोबल कम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, ये है वो है। ठीक है कमांडर बख्शी, मैं इस पर जवाब ले लेता हूं। मैं इस पर जवाब लूंगा, द्विवेदी साहब के पास भी चलूंगा, लेकिन एक रिएक्शन पहले सुरेंद्र राजपूत जी से, फिर मैं द्विवेदी साहब के पास चलूंगा। सुरेंद्र राजपूत जी। 3 बातें मैं कहता हूं। अब ये जो भी एक्स फौज के सज्जन हैं, इनके लिए कि एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान टुकड़े किसने किए थे और किसकी रिजीम थी जिसमें कि अमेरिकन 7th फ्लीट थर-थर कांपा था। तो हमें इसकी आवश्यकता जवाब देने की नहीं है और उन लोगों को जवाब देने की नहीं है जो ढके छुपे कपड़ों में भारतीय जनता पार्टी के कपड़ों में आकर के एक्स आर्मी मैन का दावा करते हैं। सिक्किम को किसने हिंदुस्तान में मिलाया था, इस बात का जवाब अगर ये लोग दे सकें, और चाइना से जबड़े से छीन करके किसने मिलाया था, इस बात का जवाब दे सके तो दे दीजिए, वो भी कांग्रेस की सरकार थी। गोवा को किसने मुक्त कराया था, उसका भी जवाब दे दीजिए, और भारत को किसने मुक्त कराया था, उसका भी जवाब दे दीजिए। सेना के शौर्य, पराक्रम और शौर्य पर हमें कभी कोई सवाल नहीं किया है और ना हम करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर ये कुछ एक्स आर्मी मैन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आ जाते हैं और इस तरीके की बदतमीजियों की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल से उन्होंने कोई बदतमीजी की भाषा नहीं बोली है। उन्होंने कोई बदतमीजी की भाषा नहीं बोली है। सुरेंद्र राजपूत नहीं, उन्होंने कोई बदतमीजी की भाषा नहीं बोली है। कनेक्ट किए तो उसी बात प्रॉब्लम आ गई। मेरे को बात करने दीजिए। अब उन्होंने मेरे बारे में बोला, बदतमीजी की भाषा बोली है जनरल रॉड्रिक्स के लिए। क्या बात करते हैं? इस तरीके के लोग आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पेड कार्यकर्ता के रूप में आते हैं। नहीं, देखिए आप किसी भी फौजी का, एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं मैं सेना का सम्मान करता हूं और उनके प्रवक्ता एक पूर्व सैनिक के लिए इस तरह की बात करते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, ये अच्छी बात है। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं सबके सामने बैठ के कि मैं सेना का सम्मान करता हूं, हैं, और दूसरी तरफ आप इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं पूर्व सैनिक के लिए। बिल्कुल करेंगे, जितनी भी निंदा की जाए बिल्कुल करेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, आपको शर्म आनी चाहिए। ये कांग्रेस के दलाल बैठे हुए हैं। शर्म आपको आनी चाहिए। आप ऐसे लोगों को चैनल पर बैठाते हैं जो देश की रक्षा, सुरक्षा और मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। शर्म आपको आनी चाहिए। आप एक पूर्व फौजी से ज्यादा जानते हैं। बिकाऊ आप हो, आप टिकाऊ नहीं हो। आप सेना के नाम पर कलंक हो। ये कौन है? कलंक हो आप सेना के नाम पर। कांग्रेस का दलाल है। मैंने कहा ना, सेना के नाम पर कलंक हो।
आप मुझे फोन से देश टैच के करा नाम दो, बिके फोन से हुए हैं, टैच। हमें गर्व है। हाँ, फोन से करा दो। इस तरह की बातें बिल्कुल भी ठीक नहीं है सुरेंद्र राजपूत जी। मुझे लगता है कि आपको हम पैनल पर बैठे बातचीत करने के लिए बैठे, लेकिन इस तरह से आप किसी एक्स फौजी का अपमान नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से आप किसी एक्स फौजी के लिए कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे इस तरह के शब्दों का। उन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन आप इस तरह के शब्दों का अपमान नहीं करेंगे, इस तरह से नहीं कहेंगे उनके बारे में। नहीं, बिल्कुल नहीं सुरेंद्र राजपूत जी। मुझे लगता है मर्यादा में रह के हम लोग डिबेट करें, एक अच्छा है। एक गंभीर विषय पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, एक गंभीर विषय पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इस तरह से शब्दों की मर्यादा हम रखें तो बहुत अच्छी बात है। आप ही के राहुल गांधी ने आज कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राहुल गांधी ने यही कहा ना कि हम सैनिकों का सम्मान करते हैं, तो कम से कम उनकी बातों की गरिमा तो बनाए रखिए सर, कम से कम उनकी बातों की गरिमा तो बनाए रखिए। अरे हम सैनिकों का किसी को सम्मान गाली नहीं करते हैं, इन जैसे लाइजनर का सम्मान नहीं करते हैं। नहीं, आप इस तरह की बातें मत कीजिए सुरेंद्र राजपूत, इस तरह की बातें मत कीजिए। नहीं, इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं, इस तरह की बातें मैं नहीं, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा मैं इस तरह की बातें आपको अपनी डिबेट में। मैं इस तरह की बातें, अगर आपके पास कोई वैलिड जवाब देने के लिए नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले जाएंगे। आपके पास वैलिड जवाब नहीं है तो आप कुछ भी बोलेंगे, ऐसा नहीं, ये अलाउ नहीं करूंगा। मैं जनरल द्विवेदी के पास चल रहा हूं, ठीक है, मैं जनरल द्विवेदी के पास चल रहा हूं। जनरल द्विवेदी, आप मुझे समझाइए अभी वस्तुस्थिति क्या है। जनरल द्विवेदी के पास मैं चल रहा हूं। जनरल द्विवेदी, अभी मुझे वस्तुस्थिति जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको समझाइए। जनरल द्विवेदी, क्या था एग्जैक्टली, क्या सिचुएशन थी फिंगर 3 और फिंगर 4 जिसको लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और ये कहा जा रहा है कि भारत ने घुटने टेक दिए चाइना के आगे, एग्जैक्टली क्या सिचुएशन थी? आपको मेरा ऑडियो आ रहा है? जी सर, मिल रहा है। ओके, देखिए, मैं तो ये जो राजनीति के विवाद में नहीं उलझना चाहता हूँ जी, पर मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड पोजीशन बताता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ कमांडर रह चुका जी। हूँ और ये जमीन चप्पा चप्पा अपने कदमों से नापी हुई है, तो इसलिए आपको बिल्कुल जो ग्राउंड सिचुएशन है वो बताता हूँ जी। देखो, अप्रैल 20 से पहले हम फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे और हमारी जो पोजीशन थी धानसिक थापा की जो पोस्ट है उसके ऊपर थी। तो आपको पता है कि 5 मई को चीन ने आक्रामक घुसपैठ किया और वो फिंगर 4 तक आ गए और फिर हमारी सेना आगे उनको वहां फिंगर 4 पर रोका। तो ये कहानी सिचुएशन बनी। उसके बाद हमारी फोर्सेस ने जो वहां हाइट पे, देखो फिंगर 4 पर आप बैठने का कोई मतलब नहीं है, आपको हाइट पकड़नी पड़ती है। तो पूरी रिज का नाम है श्री जाप रिज। तो वो रिज हमने भी पकड़ी और चीन की जो पीएलए की फौज है वो वहां रुक गई। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैं चाइना में डिफेंस अटैची भी रह चुका हूँ और यहाँ फोर्स कमांडर भी रह चुका हूँ। तो अभी ये पोजीशन थी। उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो साउथ बैंक है, ये तो नॉर्थ बैंक है, साउथ बैंक में जी 29 अगस्त को हमने पूरी रिज जो कैलाश रिज है जिसमें 8 पहाड़ियां हैं वो हमने पकड़ ली, जिसमें गुरुंग हिल भी है, जिसमें रजांगला है, मुकपरी है, ये सारी रिजेस हमने पकड़ी और इसमें मेरी किताब भी लिखी है 1962 की लड़ाई। जी। तो अभी क्या हुआ कि एक सिचुएशन बैलेंस होगी। ये तो आपकी पैगोंगसो और त्रिशूल इलाके में जो सिचुएशन बता रहा हूँ। तो अभी क्या था कि चाहे उन्होंने पथराव किया, वो उन्हें आक्रमण किया, वो अंदर आए, पर हमारी फौज ने बहुत मजबूती से उनको रोका और साउथ बैंक में हमने एक बढ़त हासिल की, क्योंकि ये जो कैलाश रेंज है इसकी बहुत अहमियत है। अगर आप कैलाश रेंज में बैठे हैं तो आप चीन के जितने भी उनकी पोस्ट हैं, जैसे उनका टेंगूर गैप है, मॉल्डो पोस्ट है, आप अंदर तक देख सकते हैं। तो इसके साथ चीन बुकलाया और तभी वो बातचीत करने के लिए तैयार हो गया। इसके अलावा 2 और हमारी सेक्टर है, गालवान और जो हॉट स्प्रिंग सेक्टर है, वहां आपको पता है कि वहां झड़प हुई थी 16 जून को, जहां हमारे कर्नल सुरेश बाबू ने बहुत एक बहादुरी दिखाई थी। तो वो अभी वहां विवाद है और साथ ही जेक्सन प्लेटो के अंदर वहां चीन ने घुसपैठ किया है, थोड़ा अंदर है, तो वहां भी विवाद चल रहा है। तो अभी क्या हुआ है कि जो समझौता मैं समझ रहा हूँ वो इस प्रकार हुआ है कि सेक्टर बाय सेक्टर पहले पैगोंगसो को लेंगे, फिर गालवान को लेंगे, फिर जेक्सन को लेंगे। तो अभी जो पैगोंगसो के ऊपर जो है, अभी सबसे पहले नॉर्थ बैंक पर जो है डिसएंगेजमेंट हुई है, यानी कि चीनी जो है अपनी वापस पोजीशन पर चले गए, जहां के फिंगर 8 है वो जा रहे हैं और हम वापस ट्रांसिट पोस्ट पर आ जाएंगे, क्योंकि इसके बीच जो अभी पेट्रोलिंग अभी रुकी हुई है, पर बाद में इस पर पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी और जिस प्रकार अप्रैल 20 से पहले हालात थे वो बरकरार होंगे। दूसरी तरफ है ये त्रिशूल एरिया में, वहां हमने पहाड़ियां पकड़ी हुई है, हमारी मजबूती है, पर साथ ही साथ उनके टैंक और हमारे टैंक लगे थे।
जो कि टैंक अभी वापस आए हैं, गन्स वापस आए हैं, तो हमारी जो पोजीशन है वो बरकरार है और वो तब खाली की जाएगी जब हमें पूरा विश्वास हो जाएगा कि चीन भी इस पर अमल कर रहा है और बाकी जो दोनों इलाके हैं उसमें भी हमारी बातचीत कैसे बढ़ रही है। तो अभी मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि किसी हालत में हमने कैलाश रेंज को नहीं छोड़ा है, हम पूरे बरकरार है, सिर्फ ये टैंक और गन्स है जो पीछे आई है। और आपको ये दो बातें और बताना चाहता हूँ जो आपके दूसरे हमारे राजनीतिक जो डिबेटर्स हैं और बाकी दर्शकों के लिए। देखो, ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस बहुत लंबा होता है। जब फौज आगे लगी होती है, इन्फेंट्री, जो मैं इन्फेंट्री मैन हूँ, मैं 16 जाट कमांड की थी यहाँ पर, तो इन्फेंट्री का जो है जो डिस्कनेक्ट या डिसएंगेजमेंट है उसमें टाइम लगता है। टैंक गन्स आप किसी टाइम में ले जा सकते हो, पर यहाँ जो डिसएंगेजमेंट होती है वो हम देखते हैं कि दूसरे का मोर्चा कहाँ है, हमारा मोर्चा कहाँ है, वो कितना अंदर है, हम कितना अंदर हैं, तो इसमें काफी समय लगता है। क्योंकि चीन पर दो बातें हैं, उन पर हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि चीन से सदैव धोखा दिया है, चालाकी दी है। तो इसलिए जो हमारे ग्राउंड कमांडर हैं वो पूरे वाकिफ है इस बात से और पूरे जागरूक है। और मैं आपके राजनीतिक जो आपके रिप्रेजेंटेटिव उनको बताना चाहता हूँ कि फौज ऐसे पीछे नहीं हटती है, फौज जो है बिल्कुल कंफर्म करती है ग्राउंड पर और फिर पीछे आती है। और हम ग्राउंड पर नापते हैं, हमें एक एक पोस्ट का पता है, एक एक इंच का पता है। ठीक है, मैं अतहर जिया साहब के पास चल रहा हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अतहर जिया साहब, आपका इस पर कमेंट, क्या डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया, जैसा कि अभी जनरल द्विवेदी ने बताया कि एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने अपनी जमीन छोड़ दी है, फिर ये कह देना कि हाँ हमने गिफ्ट कर दी चीन को ये जमीन, हम डर गए, भारत डर गया, पीएम डर गए, ये सब बातें ठीक है क्या? नहीं, ये सब बातें तो पहली बात इसका क्या वेरिफिकेशन है ये होना चाहिए। मैं तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, मैं पॉलिटिकल बात करूंगा और पॉलिटिकल एंगल से बात करूंगा। प्रॉब्लम ये है कि हमारी इतनी जबरदस्त डिप्लोमेसी है, हमारे इंटेलिजेंस इतने अच्छे हैं, लेकिन क्या वजह है इसकी जिम्मेदारी तो इस वक्त जो पावर क्लास है उसको लेना पड़ेगा कि हमारे सारे नेबर्स के साथ, चाहे वो चीन हो, चाहे वो श्रीलंका हो, इधर भी है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, नेपाल है, सबसे हमारे रिलेशन तो होने चाहिए तो वो नहीं है। और चीन को कैसे इतनी हिम्मत पड़ी एंड हाउ कुड दे डेयर दैट they to occupy and came inside our territory. So ये मसला है जिसके ऊपर हमें जो है वो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और उसके बाद इस पे हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी कि हम अपने डिप्लोमेसी से और अपने पॉलिटिकल इनिशिएटिव से और अपने एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो इनिशिएटिव्स हैं उनसे इन सब चीजों को टैकल क्यों नहीं कर पाए और ये नौबत यहाँ तक क्यों पहुंची, इस पे एक हमारा क्वेश्चन मार्क है। नहीं, लेकिन इस बात को तो हमेशा डिनाई करते रहे ना, इस बात को तो हमेशा डिनाई किया कि चीन आया ही नहीं कभी भी भारत के अंदर, चीन कभी उसने एंक्रोचमेंट किया ही नहीं भारत के अंदर, अभी हाल फिलहाल में कोई एंक्रोचमेंट नहीं किया गया। और डिसएंगेजमेंट का मतलब ये है ना कि अगर भारत अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ रहा है तो चीन भी तो पीछे जा रहा है ना, हम इसको ऐसे क्यों ना देखें, हम सिर्फ यही कहते हैं कि भारत पीछे हट रहा है, आधा गिलास खाली देखें। ये बात कही कि चीन ने एग्रेशन किया और वो अंदर आ गया, जिसको हमने पूरा मुकाबला किया डट के और बड़ी बहादुरी के साथ उनको हमने पीछे भेज दिया और हमने अपने जो लॉस्ट पोस्ट से वो भी हमने रिकवर कर ली है। एंड ये तो अभी आपके आर्मी ने भी बोला है, अभी आपके जो एक्सपर्ट हैं, जो इतने ऑनरेबल एक्स आर्मी पर्सनल्स हैं, उन्होंने वो उसने कोशिश की थी लेकिन उसको जवाब मिला ना। हाँ भाई, कोशिश की थी, मैं कहता हूं जवाब मिला ना, ऐसा तो नहीं है कि उसने कब्जा लिया या फिर ये कह दे राहुल गांधी की नहीं हमने गिफ्ट में जमीन दे दी, इस तरह की चीजें नहीं कहनी चाहिए ना, इस तरह से सेना के मनोबल पर असर पड़ता है। मैं नेहा जोशी जी के पास चल रहा हूं। नेहा जोशी जी, हमारे सैनिक जैसे कि अभी भी हमारे पूर्व सैनिक हमारे साथ हैं और वो बता रहे हैं और उस बात को कह भी रहे हैं कि इस तरह की बातों से सेना के मनोबल पर असर पड़ता है। और मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूं कि ये बात सामने आई कहां से, राहुल गांधी जी के पास इन्फॉर्मेशन आई कहां से कि भारत ने गिफ्ट जमीन कर दी चीन को। रोहित जी, सबसे पहले तो चीन कितना दुस्साहसी रहा है और जो एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी हमेशा से चाइना की रही है उस सबसे हम वाकिफ हैं। तो कोशिश जरूर की गई, पर जैसा कि आपने कहा, याद करेंगे आप वो दिन
जब पूरा देश टीवी पर नजर लगाए बैठा था और हमें खबर मिल रही थी किस तरीके से हमारे सेना के जवानों ने गर्दनें तक तोड़ दी थी चीनी सैनिकों की हाथों से। तो ये हमारी सेना का जवान है जिसके आज कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, जिनका आज अनादर कर रहे हैं, इन सेना के जवानों का कर रहे हैं। अब अगर मैं बात कहूं, देखिए टेक्निकल बातें यहाँ सारी हो चुकी है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो वेटरन्स हैं, उन्होंने कि 1 इंच भी जमीन भारत ने चीन को नहीं दी है। तो यहाँ अब बड़ी बात यह आती है कि बार बार राहुल गांधी जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कांग्रेस पार्टी के प्रोपराइटर हैं, चीफ हैं, वो बार बार आके ऐसी बातें करते हैं कि चाइना को जमीन दे दी गई, कायर हैं। तो क्या इसके पीछे मंशा है? हमने देखा है किस तरीके से राजीव गांधी फाउंडेशन को इन्होंने चाइना सरकार से इन्होंने बकायदा चंदा लिया था, एमओयू साइन किया था, और बहुत सारा चीन का पैसा देश में इस रास्ते से लेके आया गया था। मुझे लगता है कि सरकार को इसकी भी करनी चाहिए। इसके बारे में भी पब्लिक डोमेन में अब क्योंकि बात होने लगी है, इस पर भी कुछ कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि आज देश की राजनीति को जिस तरीके से जो हमारी आंतरिक सुरक्षा है उसको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं राजनीति में, ये बहुत बहुत डेंजरस है, इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी बताइए, अब आप कह रहे हैं कि कौन सी जमीन दे दी चीन को, तो डिसएंगेजमेंट है ना, और ये तो एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये लंबी प्रक्रिया है डिसएंगेजमेंट की, इसमें वक्त वक्त पर बातें होती रहती हैं, और इसका पहला प्रोसेस ये है कि फिंगर 3 पे भारत, फिंगर 8 पर चीन। तो इसमें अगर भारत आपको लग रहा है पीछे हटा, तो चीन भी तो पीछे हटा ना, अपनी अपनी जगह पर आ गए ना वापस। इसमें कौन सी जमीन किसको गिफ्ट में दे दी, या चीन ने कौन सा टुकड़ा कब्जा लिया, तो इसमें कब्जे वाली बात तो कहीं आई नहीं है, या चीन भारत में घुस गया। पुनेठा साहब जी, अब मैं कुछ बोलूं आपकी जी, बात बिल्कुल, अगर बिल्कुल पूरी बोलिए हुई हो सर। तो 3 बातें बहुत स्पष्ट हैं। पहली चीज प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट, जब कोई घुसा ही नहीं तो वापस कौन जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, अभी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट द्विवेदी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, और जो जिया साहब है उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया। हम पूरी तरीके से उनकी सारी जो स्ट्रेटेजिक बातें हैं उनका समर्थन करते हैं। यहां पर एक बात शायद द्विवेदी साहब वो कर गए, अभी डिफेंस मिनिस्ट्री का क्लैरिफिकेशन आया है, उसको भी एक बार जरूर पढ़ लें। हम लोग फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच तक। आज अब हमारी स्थिति ये आ गई है कि हम फिंगर 4 से आगे नहीं जा सकते, ये बाकायदा कहा गया, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कल जो राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट था, हम उस पर सवाल उठा रहे हैं। हम फिजिकली तो वहां गए नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो अभी द्विवेदी साहब ने कहा कि काला टॉप अभी हमने खाली नहीं किया है, तो जो जानकारियां आ रही हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री के सूत्रों से ही और या सरकार के सूत्रों से ही आ रही हैं, तो वो बात आती है जाकर के काला टॉप के पे से भी डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है। तीसरी बात, नेहा जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, अभी आप भी सुन लीजिए, अभी क्योंकि स्थितियां बड़ी, आप एक सभ्य प्रवक्ता हैं, लेकिन आपने बड़ी असभ्यता की बात की, अपनी जगह पर है। डिफेंस मिनिस्ट्री की जो ब्रीफ है उसके नहीं, मैं आपको फिर से बता दूं, देश तोड़ने की और कायराना हरकत तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक है सुरेंद्र जी, नेहा जी, सुरेंद्र जी, नेहा जी, और वो करती रहेगी। ठीक है सुरेंद्र जी, नेहा जी, आप इस वक्त स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। मैं सीधा उन्हीं के पास चलूंगा, उसके बाद मैं अपने पैनल की ओर बढ़ूंगा। आशीष, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूं। 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल तो अप्रैल 2020 से पहले की जो स्थिति थी उसको लेकर सवाल की एग्जैक्ट वो क्या स्थिति थी, हालांकि हमारे एक्सपर्ट्स इसके बारे में बता चुके हैं। दूसरा सवाल पेट्रोलिंग को लेकर उठ रहा है कि अब कौन कहां तक पेट्रोलिंग कर पाएगा। इन 2 के जवाब चाहिए मुझे, क्लैरिटी चाहिए। पहला प्रश्न प्लीज दोहरा सके, मैं सुन नहीं पाया, सॉरी। हाँ आशीष, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अप्रैल 2020 वाली जो पोजीशंस थी वो क्या थी, फिंगर 3 और फिंगर 4, और दूसरा ये कि पेट्रोलिंग को लेकर अभी क्या सिचुएशन है, क्या क्लैरिटी है, चाइना कहां तक कर पाएगा पेट्रोलिंग डिसएंगेजमेंट के समझौते के बाद, और भारत कहां तक कर पाएगा। ओके, सो बेसिकली अभी जो अग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक चीनी सेना पीएलए फिंगर 8 के पूर्वी दिशा में रहेगी, यानी कि फिंगर 8 के पीछे और काफी ज्यादा पीछे, क्योंकि उसके आगे फिंगरिंग नंबर्स नहीं है तो उसको 9 और 10 नहीं कहा जा सकता, लेकिन 8 के काफी पीछे रहेंगी, इसीलिए उसको ईस्ट ऑफ फिंगर 8 अंडरस्टैंडिंग और जो एमओयू साइन हुआ है उसके मुताबिक इंडिया की पोजीशन रहेगी। जो परमानेंट पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, फिंगर 3 धान सिंह थापा, जो कि पहले भी अप्रैल 2020 के पहले भी यही पोजीशन थी। फिंगर 3 से 8 के बीच में पेट्रोलिंग की आपने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा, वो दोनों तरफ कर सकेंगी। ये पहले भी था,
अभी भी है वो इसलिए क्योंकि अभी तक वो बॉर्डर डिस्प्यूट जो है, बॉर्डर मैनेजमेंट जो कमेटी है जो डिस्प्यूट सॉर्ट आउट कर रही है, जिसे इंडिया की तरफ से अभी फिलहाल 19 बार पिछले 6 सालों में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और चीन की तरफ से उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर वांग ही हेड कर चुके हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है जो कि बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कर रहा है। तो वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इंडिया का स्टैंड अब भी फिंगर 8 तक रहता है और इसीलिए जो पेट्रोलिंग है वो पहले की तरह फिंगर 8 तक हो सकती है, लेकिन अभी बहुत महत्वपूर्ण था कि एक डिसएंगेजमेंट हो और उसके बाद अगला स्टेप होता मिलिट्रली डी इंडक्शन। डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है कि आमने सामने ज्यादा नंबर्स में, चाहे वो मैन हो या मशीन, वो डिप्लॉय नहीं रहे, वरना गलवान जैसी घटना हो सकती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप सब आम लैस हैं असला बारूद से और पूरी तरह से गन्स के साथ में भी, तो पहले डिसएंगेज होना जरूरी है। इसीलिए दोनों सेनाएं ही पीछे काफी जा रही हैं। फिंगर 3 पर आ गई है भारत और फिंगर 8 की पूर्वी दिशा में चीन आ गए हैं, लेकिन दोनों बीच बीच में अपनी अपनी तरफ से पेट्रोलिंग कर सकेंगे जैसे कि अप्रैल 2020 के पहले की स्थिति थी। और इंडिया का क्लेम अभी भी फिंगर 8 तक रहता है। ये एक बहुत लास्ट में संक्षेप बात को एक और कहना चाहूंगा, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो डिसएंगेजमेंट की बात कर रहे हैं ताकि किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट, वॉर तो नहीं होगा लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, जैसे कि गलवान में हुआ था या फिर कारगिल भी वॉर नहीं, कॉन्फ्लिक्ट डोमेन में आता है। उसके बाद में जब बेस डेप्थ एरियाज में दोनों सेनाएं चली जाएंगी तब हम डी इंडक्शन की बात करेंगे, यानी कि अपने बेसिस से भी दोनों तरफ की सेनाएं अपना पूरा जो टैंक्स हैं और जो सैनिकों की तादाद है, असला बारूद है, उससे कम धीरे धीरे करके सिंक्रोनाइज्ड मैनर में, प्रोपोर्शनेट मैनर में उसे कम कर करके और पीछे की तरफ लेके जाया जा सके। तो ये दो बातें हैं। पहली बात का पहला कदम अभी उठाया गया है। दूसरी बात, अगर किसी तरह की ये मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हम करते हैं कि ब्लैक टॉप या फिर और कोई जिसे हाइट्स कहते हैं जो स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज, टैक्टिकल एडवांटेज देता है किसी भी कमांडिंग ऑफिसर को और ब्रिगेड कमांडर को, वो पोजीशंस खाली कर लिए गए हैं क्या, इसका सवाल ही नहीं उठता। वो इसलिए क्योंकि टैंक्स ब्लैक टॉप के ऊपर नहीं डिप्लॉयड हैं। टैंक्स ही फिलहाल हटाए गए हैं दोनों तरफ से। सैनिक अपने असला बारूद के साथ में, यानी कि इन्फेंट्री अभी भी दोनों तरफ से पहले ही की पोजीशन में बनी हुई है। वो अगला कदम होगा। पहले आप टैंक हटाते हैं, उसके बाद में आप धीरे धीरे करके सैनिक थिन करते हैं, थिनिंग ऑफ ट्रूप जिसे कहते हैं मिलिट्रली, यानी कि धीरे धीरे करके नंबर्स कम करेंगे और फिर उस पोजीशन से हट जाएंगे। यानी कि भारत के पास अधिकार होगा फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने का जैसे पहले करता था भारत, और चीन के पास भी होगा फिंगर 3-4 तक करने का जैसे पहले करते थे, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और वो ओकेजनली की जाती है। हफ्ते में 10 दिन में एक बार राउंड मार के चले गए कि किसी ने परमानेंट बेस तो अपना नहीं बना लिया फिंगर 4 पे, 5 पे, 7 पे। वो इसलिए किया जाता है और वो WMCC की अंडरस्टैंडिंग भी है, जो MOU है, वर्किंग मैकेनिज्म है और कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो कि डिप्लोमेटिक डोमेन में प्राइमरीली काम करती है भारत और चीन के बीच में। उनका रिटन अग्रीमेंट है, दोनों ही सेनाएं 4 से 8 के बीच में पेट्रोलिंग कर सकें। अच्छा आशीष, तो ऐसे में क्योंकि आप डिफेंस की रिपोर्टिंग करते रहे हैं और वो पूरा एरिया आपने देखा भी है, तो ऐसे में क्या ये कहना ठीक होगा कि ये टुकड़ा गिफ्ट कर दिया चीन को या चीन का कब्जा हो गया इस पर? नहीं, ये इसका सवाल नहीं उठता, क्योंकि देखिए कोई टेरिटरी दी नहीं गई है और फिंगर 8 तक भारत आज भी क्लेम करता है। चीन क्लेम करता है फिंगर 4 तक, भारत क्लेम करता है फिंगर 8 तक। लेकिन जो क्लेम है कि हमें हमारी टेरिटरी वहां तक है, वो एक अलग डोमेन में सॉर्ट आउट हो रही है, जो कि बॉर्डर डिस्प्यूट मैनेजमेंट जो कमेटी है, जो जैसे कि मैंने बताया NSA डोवाल और वहां से वांगी हेड करते हैं, उनकी 19 मीटिंग हो चुकी है 6 सालों में, उसके पहले भी कई बार हुई है। तो वो राजनयिक तौर पर और पॉलिटिकल डोमेन में वो सॉर्ट आउट हो रही है, जैसे कि बहुत सारे बांग्लादेश के साथ में भी हुई और भी बहुत सारे देशों के साथ में होती है। लेकिन अभी मिलिट्री डोमेन में कोई टुकड़ा जमीन का किसी को दे दिया गया है या फिर किसी से ले लिया गया है, ये नहीं है। ठीक है आशीष, थैंक यू वेरी मच। आपने ये सारी चीजों को बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से समझा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सीधा चल रहा हूं सुरेंद्र जी के पास। सुरेंद्र जी, आप तो अब तो क्लैरिटी मिल गई ना, भारत के पास भी अधिकार है पेट्रोलिंग का। आप कह रहे थे भारत नहीं जा पाएगा 4 से आगे, ये बहुत क्लियर है कि भारत भी पेट्रोलिंग कर सकता है 8 तक, तो फिर इस तरह का भ्रम क्यों? हाँ, पुनेठा साहब, अगर ये बात कल संसद में कहें राजनाथ सिंह जी, ये तो आशीष सिंह जी कह रहे हैं, अच्छी बात है, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, सब पूरा सम्मान है और हम भी यही चाहते हैं कि तो फिंगर 8 तक हमारा कब्जा था, फिंगर 8 तक हमारा क्लेम था, क्लेम है और क्लेम रहेगा।
और सच बात यह है कि कल राजनाथ सिंह जी ने जो स्टेटमेंट दिया, आप उसको उठाइए, नेहा जोशी जी से निकाल लीजिए। अगर उसमें फिंगर 4 तक का जिक्र है, फिंगर 8 तक का जिक्र हो तो बता दीजिए आप। सच बात यह है कि अगर राजनाथ सिंह जी, आप भारत के जो रक्षा मंत्री हैं, भारत सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जी हैं, वो ये कह रहे हैं, और हमारे डिफेंस एक्सपर्ट और आपके जो सैन्य संवाददाता जो कह रहे हैं, हम उनकी बात माने या डिफेंस मिनिस्टर की बात माने? पीएम को कायर कह दिया, उस बात को लेकर राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हमने अपना टुकड़ा चाइना को गिफ्ट कर दिया। ये बात तो ठीक नहीं है ना, यानी कि आपको भी क्लैरिटी नहीं थी, अब बात क्लियर हो गई। बिल्कुल, आपको भी क्लैरिटी नहीं थी। बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी जी ने। हाँ, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा। हाँ, चूंकि क्लैरिटी अभी नहीं थी, लेकिन फिर भी कह दो। कहा है, डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं या आपके संवाददाता कह रहे हैं, और कौन बताएगा? आज तक प्रधानमंत्री जी और कौन बताएगा, बताइए ना। चाइना के लिए मुंह में दही जमी हुई है, और एक कौन शब्द बताएगा? उन्होंने चाइना के मुखालिफ नहीं बोला। हमारे 20 जवान शहीद हुए। और कौन बताएगा, बताइए ना। आप रक्षा मंत्री की बात आप नहीं मानेंगे, जो हमारे पूर्व फौजी हैं उनकी बात आप नहीं मानेंगे, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात आप नहीं मानेंगे, फिर राहुल गांधी जाके नपाई तुलाई करेंगे क्या वहां पर? पुनेठा साहब, एक चीज जान लीजिए, सरकार की बात तो सरकार ही करेगी और सरकार ही बताएगी। संसद में बताया हो तो बताइए। अच्छा, ये फिर इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है राहुल गांधी को? जब आप कह रहे हैं रक्षा मंत्री की बात हम नहीं मानते, डिफेंस एक्सपर्ट्स की हम नहीं मानते, कौन दे रहा है फिर डिफेंस मिनिस्ट्री का कोरिजेंडम आया है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है, वो भी अभी 1 घंटा पहले। अब तो डाउट क्लियर हो गया ना, और उन्होंने ये कहा कि हम अपना राइट मांगेंगे। अब तो डाउट क्लियर हो गया ना कि भारत भी पेट्रोलिंग कर सकता है। आप अभी तक ये कह रहे थे कि भारत नहीं जा पाएगा, वो अपनी जगह पर है। आप अभी तक ये कह रहे थे कि भारत नहीं जा पाएगा पेट्रोलिंग के लिए, वो सही है। आप कह रहे थे फिंगर 4 के आगे भारत नहीं जा पाएगा पेट्रोलिंग के लिए। अब तो डाउट क्लियर हो गया ना सर, डाउट क्लियर हो गया ना। फिर से कह रहा हूं कि उस समझौते में कहां लिखा हुआ है, बता दीजिए। भारत जाएगा तो बताइए ना कहां लिखा हुआ है। जो राजनाथ सिंह का कल स्टेटमेंट है, निकालिए स्टेटमेंट। चूंकि आप लोग बैठ गए हैं सिर्फ सत्ता पक्ष को बचाने के लिए, सत्ता पक्ष की गलतियां निकालने के लिए नहीं बैठे। हाँ, आज की डेट में एक विदेश नीति में एक कॉमा का और एक फुल स्टॉप का महत्व होता है। ठीक है, मैं चल रहा हूं बख्शी साहब के पास, बख्शी साहब के पास चल रहा हूं। बख्शी साहब, अब फौज को क्या करना है या रक्षा मंत्रालय को क्या करना है, ये भी अब राहुल गांधी बताएंगे। अपने को धोखा देने की जरूरत नहीं है, गाली गलौज से काम नहीं चलता। जो सच्चाई है वो ये है कि जो हमारी स्थिति पहुंची है वो कैसे पहुंची, इसके लिए तो पूरी किताबें लिखनी पड़ेंगी। ये तो अभी 3-4 साल से स्थिति सुधरनी शुरू हुई है, नहीं तो हमने सब कुछ बेच दिया था। पर क्वेश्चन ये है, मारे डर के ये सारा हमारा हुलिया चेंज हो अरे गया था। प्रफुल्ल बख्शी, हमने क्या बेचा था और क्या खरीदा था ये दुनिया को मालूम है। पूरे देश को भाजपा बेच रही है और आपकी आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है। निजी क्षेत्र में पूरे सरकारी कंपनियां बेच दी, रेल तेल सेवा सब बेच दिया, BSNL, एयर इंडिया सब बेच दी, BPCL, HPCL सब बेच दिया। आप बदतमीजी की बात मत करो। भारतीय जनता पार्टी के पेट गुलाम मत बनो, भारतीय जनता पार्टी के पेट गुलाम मत बनो। पूरी सरकार ने पूरे हमारे PSUs को कंपनियों को बेच दिया। बात कर रहे हो, हमने तो एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए थे। तुमने कुछ नहीं किया पाकिस्तान को, ये फौज ने किया, मिलाया था, भारतीय जनता पार्टी ने मिलाया था, तुमने मिलाया था। 1962 में क्या किया तुमने? 1962 में बेच दिया हिंदुस्तान को। क्या किया ये बताइए। पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किसने किए थे? नरेंद्र मोदी ने किए थे। फौज ने बताया तुम्हें। सिक्किम को आपने मिलाया था। अगर जनरल मानिक शॉ नहीं होते तो तुम कुछ नहीं कर पाते। गोवा का मुक्ति संग्राम आपने किया था। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के पेट गुलाम के रूप में बात करते हैं आप। अच्छा सुनिए सुरेंद्र जी, अब तो डाउट क्लियर हो गए, अब तो डाउट क्लियर हो गए। अब अपने शब्द वापस लेंगे राहुल गांधी? बात करते हैं, डाउट क्लियर हो गए, शब्द वापस लेंगे अब राहुल गांधी? अब तो डाउट क्लियर हो गया ना आपका? किस बात के? कोई बिल्कुल राहुल गांधी शब्द वापस नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार चीन से बराबरी से बात नहीं कर रही है। आज भी बहुत स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी ने आज और कैसे बात होनी चाहिए चीन के खिलाफ फिर कैसे बात होनी चाहिए बताइए ना, आप बताइए कैसे बात होनी चाहिए। रोहित जी मुझे मौका दीजिएगा प्लीज जवाब देने का। एक बार कम से कम 20 सैनिकों की शहादत पर बोल देते, चीन के खिलाफ बोल देते। कब नहीं बोले चीन के खिलाफ बताइए ना,
कब नहीं बोले चीन के खिलाफ? हर जगह से संदेश दिया प्रधानमंत्री ने, लद्दाख गए वहां से भी संदेश दिया, जहां गए वहां से संदेश दिया, कब नहीं बोला? कब उन्होंने प्रो चीन की भाषा बोली, बताइए? ये तो राहुल गांधी इस तरह के स्टेटमेंट देके चीन के हाथ मजबूत कर रहे हैं, इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं राहुल गांधी। नेहा जोशी आप आइए, सुन लीजिए, नेहा जोशी आप आइए। आप बहुत बोल चुके हैं सुरेंद्र जी, बहुत बोल चुके हैं, अब नेहा जी को बोलने दीजिए। अगर एक बार चीन का नाम लिया हो तो बता कांग्रेस दें। के हमारे साथी प्रवक्ता ने आर्मी के जो हमारे वेटरन्स हैं उनकी इंटेग्रिटी पे इन्होंने अटैक करके उन पे शक कर दिया। उन्होंने आपकी इंटेग्रिटी पे अटैक कर दिया कि आप भी सरकार का पक्ष ले रहे हैं, आप सरकार के प्रवक्ता बनकर आप यहाँ पर बैठे हैं। उसके साथ साथ ही आप देखिए कह रहे हैं कि भारत आज या भारत की सरकार चीन से सही तरीके से बात नहीं कर रही है। इनको तो ऐसा लगेगा ही ना, क्योंकि सही तरीके से बात तो तब होती थी जब राहुल नहीं कर रही है नेहा जी। नेता बैठ के सच बात MOU साइन यह कर है रहे कि होते थे अप्रैल से लेकर के अब तक चीनियों के साथ। एक बार भी और हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने चीन का नाम लेकर के उसको नहीं कुछ कहा है। तब इनको लगता था कि सही तरीके से डील किया जा रहा है। तो देखिए कांग्रेस की परेशानी ये है अरे वो कि अपने बेचारे मीडिया पीछे से खड़े चीज होते पढ़ के थे, आते आगे हैं। खड़े अगर ये होते जो थे, उनका सरकार के जैसा नेतृत्व आधिकारिक तो आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। उनको पता हो कि आज भारत जो है कैसी सब है, उठाकर और अपना चल यहाँ रहा है पे तो नहीं बना कांग्रेस रहे की होते वजह से चल टेलीविजन रहा है। पर। सर, चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ के ना हमारे सिपाहियों ने भेजा था उनको वापस। बेवकूफ तो नेहा जी आप पूरे देश को बना रहे हो, रेल तेल सेवा सब बेच डाली आपने, उसके बाद भी आप बेवकूफ बना रहे हो। ठीक है, चलिए मुझे डिबेट का एक लास्ट कमेंट में, हाँ, मैं अतर साहब से एक लास्ट कमेंट ले रहा हूं, फिर मुझे उसके बाद डिबेट को क्लोज भी करना। अतर साहब, मैंने पहले भी बोला कि मैं अपना जो डोमेन है वो पॉलिटिकली रखूंगा, और उस पॉलिटिकल में मैं ये बात कहूंगा कि हम लोग सर डोमेन बिल्कुल पॉलिटिकल रखिए, लेकिन जो फील करते हैं वो बोलिए, जो सच है वो बोलिए। बात ये नहीं कि पॉलिटिकल है नॉन पॉलिटिकल, जो फैक्ट है जो सच है बस वो बोलिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल। इन डिप्लोमेसी हम लोग फॉल्ट गए हैं और हम इसको टैकल नहीं कर पाए हैं कि नौबत यहां तक पहुंची है। बहरहाल जहां तक आर्मी और लाइन ऑफ कंट्रोल है उसमें जितने हमारे वेटरन आर्मी पर्सनल हैं उनके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता और उनको फैक्चुअल पता है, लेकिन हमें ये बहुत अक्सर ये हमारे के लिए ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि वाई सारे नेबर्स स्पेशली चाइना इतना एग्रेसिव हो गया। ठीक है, चलिए आपने कम से कम ये तो माना कि जो हमारे आर्मी पर्सनल हैं, डिफेंस पर्सनल हैं, उन्होंने सारी बातें जो कही हैं फैक्चुअल कही हैं, और फैक्चुअल क्या है उन्होंने सारी चीजें शीशे की तरह से साफ कर दी हैं कि 1 इंच जमीन भी चीन को नहीं दी गई है। और जिस गिफ्ट की बात राहुल गांधी आज कर रहे थे वो ऐसा कुछ भी नहीं है। न चीन भारत में घुसा है, घुसने की हिमाकत की थी तो गर्दन तोड़ के वापस भेज दिया था चीनियों को। आप सभी का शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए।